ठीक है, तो कुल मिला के आयुर्वेद क्या बोलता है, स्क्रीन दिख रही है ना अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कुल मिला के इन सारी बातों का जिस्ट क्या हुआ कि हमारी जो ईटिंग है वो माइंडफुल होनी चाहिए। माइंडफुल मतलब आयुर्वेद में जितनी भी चीजें सिर्फ अग्नि पे फोकस नहीं, मतलब अग्नि तो है ही, लेकिन सिर्फ कैलोरी और ये सब पे नहीं, मतलब जो अभी करंट में, मतलब जितना जो आपको दिख रहा है उतनी ही दुनिया, ऐसा नहीं समझना। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, उसको भी आपको समझना है, और जो मैं अभी एविडेंसेस दूंगी आपको उससे समझ में आएगा कि हमारा आयुर्वेद कितना डीप और कितना साइंटिफिक है। ठीक है, तो ये अष्ट आहार विधि विशेषायतन शॉर्ट में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा डाइट है वो, या जो भी हम आहार ले रहे हैं, हमारी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति के अनुसार मतलब अगर कोई वातिक है और कोई अगर कफज है, तो दोनों को क्या एक ही तरह का डाइट सूट करेगा? नो मैम। नो मैम। यस, वो उसके हेल्थ को नहीं मेंटेन करेगा, और एक ही तरह का डाइट दोनों में एक ही तरह के रोग भी पैदा नहीं करेगा। अगर एक वात प्रकृति वाली लड़की है और एक कफ प्रकृति वाली लड़की है, वात प्रकृति वाली बहुत ज्यादा रोज रोज मतलब नाश्ते में बहुत ड्राई चीजें है ना, सिर्फ नमकीन खा लेती है, सिर्फ सूखी रोटी खाती है, सिर्फ भुजिया खाती है, और वो भी मतलब हॉस्टल में ऐसा ही मिल रहा है ना, कि सूखी रोटी है, भुजिया है, और बाहर भी गई तो कभी पॉपकॉर्न खा लिया, ठीक है, वेफर्स खा लिए, ठीक है। तो वो, और जो उसके साथ जो एक लड़की है जो कफच प्रकृति है की है, कौन जल्दी बीमार पड़ेगी बताइए? मैम वातज। वातज वाली, क्योंकि जो वो आहार ले रही है वो ऑलरेडी वो वातिक है, और जो आहार वो ले रही है ड्राई जो चीजें हैं, लघु आहार जो है, और वो उन दोनों का जो कॉलेज है वो काफी दूर है, दौड़ते भागते ट्रैवलिंग करते हुए वो लोग पहुंच रही हैं, देर हो जा रही है, तो उसका फिजिकल भी जो विहार है वो भी क्या हुआ, यात्रा करना हुआ दौड़ते भागते, और क्लास में लेट भी हो गई तो क्या हुआ, चिंता हो जाएगा, भय हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा नाश्ता करने वाली और ऐसी लाइफस्टाइल वाली दोनों लड़कियों में जो वातिक प्रकृति वाली है वो बीमार पड़ेगी, तो उसको डिजीज भी उसी तरीके की होगी। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन है। तो अब क्या है कि मैम अगर हम हॉस्टल में और हमें ऐसा मिल रहा है, तो उसको क्लिनिकल, यही तो एप्लीकेशन आपको करना है कि अब अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाह रहे हो, मतलब अपनी या आपका कोई पेशेंट है, तो ड्यूरिंग जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो हमारे पास हेल्दी तो अभी आते नहीं, लोगों को अभी इतना पता ही नहीं है कि हेल्दी लोग भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वो नॉलेज ले सकते हैं। तो अभी इतना तो अवेयरनेस नहीं है ये, और ये हमारी ही कमी है कि ये हमने नहीं बताया लोगों को ये नहीं पता है कि हम हेल्दी लोगों को भी कैसे हेल्दी रहना है, उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ ये बता के कि नहीं च्यवनप्राश खाओ और हेल्दी रहो, और अश्वगंधा की टैबलेट खाओ और हेल्दी रहो, उनके डाइट एंड लाइफस्टाइल में भी कस्टमाइजेशन हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास आते हैं पेशेंट ही आते हैं, तो अगर एक लड़की आई है जिसको मेंस्ट्रुअल, अगर हम बात करें, मानो एक अज्यूम कर रहे हैं कि एक लड़की आई है वो दुबली पतली सी है, और वो बता रही है कि अभी उसको 3-4 महीने से पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, और ब्लीडिंग भी कम हो रही है, और इंटरवल मतलब पहले उसको 28-30 डेज में पीरियड होता था, अभी उसको 10 डेज ऊपर जाके होता है, मतलब 40-45 डेज में होता है। तो मैं क्या करूं? तो ऐसे में बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या हमें करना चाहिए? अभी इतना सही मैंने बताया, उसमें आपको कुछ समझ में आया कि सिर्फ दवा पे फोकस नहीं करना है ना? प्रकृति। वरना हाँ, हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको इन सब चीजों के इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है, तो आप भी वही काम करेंगे कि ओ इसका मेंस नहीं आ रहा है, तो आयुर्वेद में मेंस आने की कौन सी दवा बताई गई है? रजा प्रवर्तनी आजकल तो इतना फेमस है, या अशोकारिष्ट बहुत फेमस है, या दशमूलारिष्ट बहुत फेमस है, तो वो लड़की खुद से भी ले सकती है, और आपके पास आई तो आप भी वैसा ही उस तरह का मिलता जुलता कोई दवाई दोगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस लड़की की प्रकृति कैसी है, उसका आहार कैसा है, उसका विहार कैसा है, उसका मानसिक भाव कैसा है। अब उसी लड़की की हम जो बात कर रहे हैं जो हॉस्टल में लड़की है, वो लेट नाइट पढ़ाई भी करती है,
सुबह जल्दी उठ भी जाती है। ये सारे फैक्टर अगर हमने हिस्ट्री में नहीं पूछे तो आप बताइए, सिर्फ उसको रजः प्रवर्तनीवती या दशमूलारिष्ट या कोई भी पीरियड नॉर्मल करने की जितनी दवाइयां, भी तो बहुत सारी दवाइयां इतना एड भी दिखाता है, क्या वो सब दवाइयां खाने से उसको फायदा परमानेंट मिलने वाला है? क्या लगता है अभी इतना ही सिर्फ प्रकृति समझ के? नो मैम, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने न उसकी प्रकृति समझी, न उसका आहार समझा, न उसकी लाइफस्टाइल समझी। और अगर आपने ये सब हिस्ट्री में समझा तो दवा ठीक है, आप जो भी डायग्नोसिस बनाइए उस हिसाब से दीजिए, लेकिन आप उसको डाइट से रिलेटेड एडवाइस देंगी, अब वो कहेगी नहीं हमें तो हॉस्टल में यही नाश्ता मिलता है, तब आप क्या उसको एडवाइस दोगे? मैम अपना विहार सही कर सकती है वो। हाँ, उसमें आप ऑप्शंस बता सकते हो, डाइट में और आप उसको ऑप्शंस बता सकते हो, विहार सही कर सकती है, आप उसको अभ्यंग बता सकते हो, बहुत सारी चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों से रिलेटेड। तो ये सब आप एडवाइस तभी दे पाओगे ना जब आपने पढ़ाई करते समय इन सब चीजों के बारे में समझा होगा, है नहीं? रात में वो जग रही है, अगर आपने हिस्ट्री में ये लिया ही नहीं, क्योंकि आपको उसका सेंस ही नहीं है कि रात में जगने से वात बढ़ता है, तो आप उसको कैसे एडवाइस दे पाओगे? और हो सकता है वही एक उसका कारण हो, बाकी वो बोलेगी हम सब 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 सही करते हैं, लेकिन एक हिस्ट्री में वो बताना भूल गई और आपने भी नहीं पूछा कि रात को कब सोती हो सकता है वो सुबह 4 बजे सोती हो, पूरा रात तो उसका वात पित्त बढ़ गया। हमेशा निदान में आपको आहारज निदान, विहारज निदान और मानसिक निदान मिले ये जरूरी नहीं है, कोई भी एक फैक्टर मिल सकता है। तो ये इतना जरूरी है समझना। इसलिए हमारा जो आहार है, हमारे आचार्यों ने प्रकृति को समझकर, है ना, करण को समझ के, अभी ये क्या है मैं बताती जाऊंगी, प्रकृति को समझ के, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, तो प्रकृति भी मतलब जो खाने वाला है। अब इसमें भी आप दो समझिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए और डिजीज पर्सन के लिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए अगर आप आहार प्लान कर रहे हो तो उसकी प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से उस गुण वाले आहार बताइए। कोई डिजीज पर्सन है, उसकी डिजीज की प्रकृति, उसके जो रोग है उसकी प्रकृति कैसी है। अगर किसी को फीवर हुआ है और वो कह रहा है कि हमें गुलगप्पा और चाट खाने का मन है, तो आप उसको एडवाइस करोगे? उसको बहुत 101 डिग्री फीवर है, बोल रहा है हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें गुलगप्पे और चाट खाने का मन कर रहा है, तो ये क्या उसके लिए सही है? नो मैम। उसके डिजीज की प्रकृति के हिसाब से सही नहीं है ना। ज्वर में तो वैसे भी पित्त बढ़ा है, अभी बहुत आप ना भी डिजीज समझ रहे हो, ज्वर में पित्त बढ़ा है, और जो समोसा चाट ये सब क्या है, वो क्या करेगा, और उसमें भी कटु उष्ण चीजें हैं तो वो भी पित्त बढ़ाएगा। तो ये दोनों, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, बहुत आपको नहीं समझ में आएगा, अभी जस्ट आप एक बस जिसको कहते हैं ना एक झलक बस देखते जाइए कि आयुर्वेद का स्कोप कितना है। ये श्लोक जो आहार विधि विधान का जो श्लोक है और आहार विधि विशेष आयतन का जो श्लोक है, ये एक लाइन में आपने पढ़ के खत्म किया होगा। और ठीक है अभी लेकिन इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आपका आहार विधि विधान पे क्वेश्चन आते हैं क्रिया में, आप अपना पिछले साल का देख लीजिएगा। लेकिन अभी बहुत हेडेक नहीं लेना है, जैसा कि मैंने बोला कि यूजी एग्जाम के लिए पढ़ाई अलग होती है, ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाने के लिए है। तो क्लास में अपने टीचर्स को भी बहुत नहीं परेशान करिएगा, जो क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं बता रही हूँ। और हो सकता है ये आज अभी आपके काम बहुत ना आए, अपने पे तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन ये 5 साल बाद जब आप प्रैक्टिस में उतरोगे, या अभी भी आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा आएगा जो आपसे आयुर्वेद डाइट के बारे में नॉलेज लेना चाहेगा, तो आप ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप उसको बता सकते हो। प्लस जैसा बताया कि प्रकृति लेने वाले की और उस भोजन की प्रकृति, तो प्रकृति भोजन की मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में ये बोला था ना, अब देखिए भोजन की प्रकृति का कैसा है कि दाल और चावल हम अगर अलग अलग खाते हैं, चावल ऐसे कैसा है, गुण में कैसा है चावल, लघु है कि गुरु है? गुरु है, लेकिन वही गुरु है मैम। हाँ ठीक, दाल चावल हमने खाया तो गुरु है, लेकिन उसी दाल चावल को अगर हम खिचड़ी फॉर्म में बनाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? सॉरी ये लघु एग्जाम्पल। अच्छा हो जाता है। ये बताइए मूंग की दाल और चने की दाल में कहने के हिसाब से तो प्रोटीन ही है दोनों, ठीक है, लेकिन उसके क्या नेचर में आयुर्वेद के हिसाब से कुछ आपको डिफरेंस पता है? चने की दाल कैसी है और मूंग की दाल कैसी है? मूंग की दाल लघु है और चने की दाल गुरु है। यस, तो ये नॉलेज बताइए वेस्टर्न मेडिकल साइंस में उनके डाइटिशियन को होगा?
नहीं No, होगा, ma'am. वो तो बोलेंगे दाल इज हेल्दी, मूंग खाओ चना खाओ कोई फर्क नहीं। हाँ, अमाइनो एसिड्स के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अगर फीवर है और आप पूछो कि हम कौन सा दाल खाएं, तो उनके पास बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है, आप अपनी स्ट्रेंथ समझिए और उसको यूज करिए। दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी है, खुद एक बड़ी लाइन आप बन जाइए, तो बाकी चीजें खुद छोटी होंगी बड़ी होंगी उसके बारे में भी आपको चिंता नहीं करनी है। खुद अपनी प्रोग्रेस और अपनी ग्रोथ पे बस नजर बना के रखना है, ठीक है। करण, करण का एग्जाम्पल कैसा हुआ, ये भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में नॉलेज नहीं है उनके डाइटिशियंस को। जैसे मैंने बताया कि आप दाल चावल खा रहे हैं, दैट इज हैवी, हैवी टू डाइजेस्ट, है ना। ये हैवी टू डाइजेस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का ही है। अब वही आपने खिचड़ी के फॉर्म में खाया, तो वो उसका गुण कैसा हो गया, खिचड़ी कैसी होती है, बीमार हुए तो क्या होता है, चलो खिचड़ी खा लें, दाल चावल क्यों नहीं बोलते। लघु. यस, तो किस मेथड से आपने खाना बनाया है उससे भी उसका गुण चेंज होता है। जैसे स्टीम मेथड से हमने कोई चीज बनाई और कोई हमने डीप फ्राई से बनाई, तो दोनों के डाइजेस्टिव बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, दोनों के न्यूट्रिएंट कंटेंट में चेंज हो जाएगा। ये आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड भी आपका वो कैसा, जो भी आपका पर्सन है, मतलब हेल्दी या जो भी आपका पेशेंट है, वो किस तरह का खाना खाता है, तरह में मतलब उसका वो नहीं कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, वो उसका पकाने का भी मेथड। जैसे बारबेक्यू आजकल बहुत फैशन में है ना। तो बारबेक्यू जो फूड होते हैं, आपको मालूम है कौन सा दोष बढ़ाते हैं, कॉमन सेंस लगाइए तो बता सकते हैं। वात दोष। यस, ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग है, क्या करता है, रुक्ष बना देता है, उसका जलीय अंश खत्म हो जाता है ना। बेक्ड प्रोडक्ट, टोस्ट, ये सब में क्या है, ड्राई कुकिंग हो वात. रही है ना, तो वात ही बढ़ेगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा बारबेक्यू फूड, बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, और उसमें भी अगर वो लड़की, वो पतली दुबली वाली लड़की हो, नाश्ते में वो सिर्फ टोस्ट खा रही है, बिस्किट खा ले रही है, तो क्या होगा, उसका वात और दुष्ट होगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी जो है वो आपके दोषों पे अफेक्ट करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत डीप में Yes, नहीं ma'am. जाना है अभी, बस आप Yes, एक ma'am. ग्लिम्स लेते जाओ, ठीक है। फिर संयोग, ये संयोग का भी एग्जाम्पल है जो मैंने बताया, दाल चावल आप अलग अलग खा रहे हो उसका गुण अलग है, और खिचड़ी के फॉर्म में खा रहे हो उसका गुण अलग है, ठीक है। क्वांटिटी, कौन सी चीज कितनी ले रहे हो, है ना। खीर हमने ली, और हमने दही बड़े लिए, हमने दाल चावल लिया, हमने ढोकला लिया, जैसे खाना, ये आइडियल, वैसे ये आयुर्वेदी आहार नहीं है। आयुर्वेद में बहुत कम, मतलब जितना ही आपका वैरायटी कम हो, आयुर्वेद में सादा भोजन, सादा मतलब आप बहुत तरह के, जब संकर भोजन करते हो ना, संकर का मतलब होता है कई तरह का, अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग षड रस आहार बोला है, लेकिन अलग अलग बहुत ढेर सारा जो कटो, जैसे इसमें है ना सजा के, उस तरह के, मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका कुकिंग होगा ना, उतना ही बॉडी को डाइजेस्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंपल मेथड ऑफ कुकिंग से बनाया गया जो फूड है, दैट इज हेल्दी एंड इजी टू डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट, ठीक है। तो षड्रसात्मक होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एक कटोरी खीर हो, एक कटोरी उसी में रायता हो, फिर एक कटोरी उसी में रेड मतलब वो टमाटर की चटनी खूब तीखी वाली हो, वो सब हेल्दी नहीं है। ये बस एग्जाम्पल की क्वांटिटी कौन सी, अगर गुरु आहार है, खीर अगर है स्टार्टिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग बहुत उल्टा काम करते हैं, क्या है, कहीं भी पार्टी में गए तो जो स्वीट डिशेस होती हैं वो सबसे लास्ट में खाते हैं, क्या वो सही है, नो No, मैम। ma'am. लेकिन करते तो हैं हम, खाने के बाद में आइसक्रीम खाते हैं, वो भी गलत है ना। इसीलिए तो सब बीमार है, सब अगर आयुर्वेदिक विधि से करें तो बीमारी क्यों पड़ेंगे, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ फूड का मतलब है कि जो भी फूड है उसका गुण होता है। आप ढोकला ज्यादा खा लें तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ढोकला स्टीम से बना हुआ है ना, दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। लेकिन अगर आप छोले बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी टू डाइजेस्ट है। तो और ये हैवी और लाइट टू डाइजेस्ट, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न मेडिकल साइंस में नहीं है, ये आपके आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। तो जो आप भोजन सामग्री ले रहे हैं उसका गुण
के हिसाब से उसका अमाउंट आपको डिसाइड करना चाहिए अपनी डाइट में, ठीक है। क्लाइमेट, कौन सी चीज कहाँ की पैदा हुई है या आप किस देश में है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आपके बॉडी पे। जैसे कोई राजस्थान में है, वहां क्या है, कैसा देश होगा, अभी आप लोगों ने देश के बारे में भी पढ़ा होगा, जंगल, आनू, साधारण, जंगल होगा मैम। अब अगर वो जंगल देश में है और वहां पे भी वो खूब नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट ये सब खा रहा है तो क्या होगा, और है भी वातिक प्रकृति, तो उसको वात की वृद्धि। यस, वात की वृद्धि में उसको सबसे कॉमन सिम्टम पहले उसको बॉडी में ड्राइनेस आनी शुरू होगी, हेयर फॉल शुरू होगा, और हम सोचेंगे हम कौन सा क्रीम लगा लें, हम कौन सा शैम्पू लगा लें जिससे हमारी स्किन और बाल अच्छे हो जाए। तो देश का ये इम्पोर्ट, अब एक एक पे भी मैं डिटेल में बोल सकती हूँ, बट अभी जो मेन आप लोग को दिखाना है, अभी वहां पहुंचने के लिए मुझे ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। काल, काल का भी इम्पोर्टेंस है। एक ही फूड आइटम जो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा है लेकिन एक ओल्ड एज वाले पर्सन के लिए वो अनहेल्दी हो सकता है। लाइक मिल्क, छोटा बच्चा है उसका खाना ही कंप्लीट दूध है, लेकिन वही ओल्ड एज वालों को दूध से लूज मोशन होने लगते हैं। तो एक ही, लेकिन उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू तो सेम ही है ना। मिल्क इज गुड, बट एक ओल्ड एज वाले पर्सन जिसकी अग्नि मंद है और उसको खूब फैट रिच मलाई वाला खूब दूध दे दे तो उसके लिए नुकसान कर जाएगा। लेकिन वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो भाई उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है। तो ये आपके आयुर्वेद का है कि कौन सा आहार किस काल में खाना है। जैसे अभी जाड़ा आ गया तो जाड़े में क्या हम लोग ज्यादा कैसा डाइट लेते हैं, नाश्ते में चूड़ा मटर हो गया, इसकी मूंगफली की चिक्की हो गई, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि अच्छी रहती है, हमारे शरीर का भी बल हमें अच्छा करना है, क्योंकि ये विसर्ग काल है, आगे आदान काल की गर्मी हमें झेलनी है। तो शरीर में अग्नि अच्छी इसीलिए होती है कि हम गुरु आहार लें और उसको पचाएं जिससे हमारे बॉडी का बल बढ़े। समझ रहे हो? तो आपको काल के हिसाब से भी हर सीजन में एक ही खाना, एक सीजन में फायदेमंद है, दूसरे सीजन में अनहेल्दी है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल साग, सुना होगा कि साग, अभी जाड़े के सीजन आ रहे हैं, साग इज वेरी हेल्दी, है ना। लेकिन बारिश में कितने लोगों ने सुना है कि बारिश में साग नहीं खाना है? सुना होगा ना। वही साग हेल्दी है, यस, लेकिन वो बारिश में क्यों नहीं खाना है? तो ये आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है, वरना मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से तो भाई न्यूट्रिटिव वैल्यू हमेशा उसमें है, हाँ, बहुत ढेर सारा उसमें रफेज है, तो वो क्यों नहीं खाना है? वो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि बारिश में साग जो होते हैं वो रुक्ष होते हैं, बारिश में वर्षा ऋतु में वात बढ़ती है, तो अगर साग लेंगे तो शरीर में रुक्षता बढ़ेगी। और दूसरा और क्या कारण है, बारिश में जब साग लेंगे, क्योंकि चारों तरफ ह्यूमिडिटी है, कीड़े मकोड़े बहुत सारा जो है आपका अनहाइजीनिक, बहुत सारे जो मल हैं कीट इनके, वो साग के थ्रू अगर अच्छे से कुक नहीं किया तो वो पेट में जाएगा और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। लेकिन मेन वो जो मना किया गया है, अम्ल विपाक होता है उसका और रुक्ष गुण होता है, वो वात और पित्त दोनों को बढ़ाएगा, इसलिए बारिश में हमारे आचार्यों ने साग मना किया है, ठीक है। और बारिश में पकोड़े क्यों खाने, जब भी बारिश हो पकोड़ा खाने का मन कर रहा है। आयुर्वेद हमारे घरों में बसा है, बहुत सारी चीजें वो आपको समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलती है। क्यों बारिश में पकोड़ा चटनी के साथ खाने को बोला गया है? ऋतुचर्या में भी आपने पढ़ा होगा। मैम वर्षा ऋतु में वैसे भी वात की वृद्धि रहती है, तो जो ऑयली चीज खाएंगे तो उससे पित्त का वृद्धि होगा और बैलेंस हो जाए। हाँ, ऑयली चीज खाएंगे तो पित्त का वृद्धि नहीं होगा भैया, स्निग्ध गुण से वो आपका वात का शमन करेगा। साथ में आप खट्टी चटनी उसके साथ खा रहे हो तो अम्ल और लवण रस जो होता है वो भी वात का शमन करता है। वात शमन के लिए पकोड़े और चटनी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी हेल्दी ऑयल में बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हमारे यहाँ देखो जो फूड ट्रेडिशन भी है ना, वो आयुर्वेदिक बेसिस ही है उसका, ठीक है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस की तरह नहीं कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं कि हफ्ते भर का खाना बना के फ्रिज में रख लिया और उसी को बार बार अवन में या माइक्रोवेव में गर्म कर करके खा रहे हैं। वो पूरा निर्जीव हो गया, निष्क्रिय हो गया भोजन है, जिसमें कोई सत्व नहीं है, वो बस पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उपयोग, संस्था और उपयोगिता, मतलब जो हमें भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितना भी हेल्दी खाओ, आपकी अग्नि कितनी भी अच्छी हो,
जो उपयोग संस्था, जो नियम जो सारे बताए हैं, प्रसन्न मन से सभी उपकरणों के साथ आपको भोजन करना है, उससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होता है। ये हमारे आचार्य ने कहा है। उसके पीछे का साइंस क्या है, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने भी ढूंढा है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। पर्सन से रिलेटेड जो आहार विधि विधान है कि हमें भोजन को प्रॉपर रिस्पेक्ट देके खाना चाहिए, प्रॉपर डाइजेशन हो जाए तब खाना चाहिए। बोला है ना कि आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, आहार काल कब है ये समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको शुद्ध डकार आए, ठीक है, मतलब आप आम अवस्था में आप भोजन न ले जिससे आपके शरीर में आम न बने। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। मेन जो है इससे जो रिसर्चेस है वो आप लोगों को बताना है। स्टेट ऑफ अग्नि, समाग्नि है तो प्रॉपर आपका डाइजेशन होगा, विषमाग्नि है तो कभी होगा, कभी ये पढ़ा है ना। यस मैम। हाँ, यस मंदाग्नि है तो बिल्कुल ही मैम। डाइजेशन नहीं होगा, तीक्ष्णाग्नि है तो कुछ भी खाया तुरंत डाइजेस्ट, ये ठीक है, ये आप लोग जान रहे हो। तो फाइनली क्या समझ में आया कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है उसका काम सिर्फ डाइजेशन करना नहीं है, डाइजेशन के साथ साथ सार किट विभाजन करना होता है। और अगर यही डाइजेशन, यही अग्नि डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे शरीर में व्याधियों का निर्माण होता है। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर हेल्थ सिर्फ न्यूट्रिटिव फूड नहीं है, उसके अलावा उसको कैसे लेना है, उसके रूल्स, और उसके अलावा हमारी अग्नि कैसी है, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है।